बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है। उसके अलावा उसमें जितने भी कम्प्लेक्सेस थे हमने उन कम्प्लेक्सेस को भी इन डिटेल डिस्कस कर लिया था। तो आज हम ज़रा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हेडिंग आपने दे देनी है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। हेडिंग क्या है जी, हमारा टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, हाँ जी, हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जो फॉर एग्जांपल टीसीए साइकिल या बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल या प्रिकर्सर मिलते हैं या बनते हैं वो कौन से हैं, वो है जी NaDH और FADH2। कौन कौन से, NaDH एंड FADH2। ठीक हो गया जी। ये क्या है, प्रिकर्सर है। और ये किस मेथड से मिलते हैं हमें, ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के थ्रू। कहां से मिलते हैं ये, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कौन से होते हैं, जैसे टीसीए साइकिल। कौन सा साइकिल, टीसीए साइकिल। ठीक है, उससे क्या मिलता है हमें, NaDH और FADH2 मिलता है। उसके बाद ये इंटर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। किस में इंटर हो जाते हैं ये, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करते हैं, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हैं। ये एक हमने फ्लो शीट बना लेनी है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हैं। ठीक है जी। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसके नतीजे में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन होती है। क्या होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन, यानी H पॉजिटिव आयन की क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे पहले क्या है, NaDH और FADH2 बनते हैं, किससे बनते हैं, ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। उसके बाद ये इंटर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद जब ये इंटर होते हैं तो ये क्या कराते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन्स होती है। क्या होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन। जब ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन होती है तो प्रोटॉन कहाँ आ जाते हैं, मैट्रिक्स ऑफ इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाते हैं। प्रोटॉन कहाँ आ जाते हैं, इंटर हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक हो गया। जब ये इसमें इंटर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ग्रेडियंट पैदा हो जाता है, चार्ज इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट पैदा हो जाता है। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट पैदा होता है तो जो H पॉजिटिव आयन है या प्रोटॉन है वो क्या होते हैं, री इंटर होते हैं। क्या होते हैं, वो री इंटर होते हैं इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। किसमें भला, री इंटर होते हैं इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है जी। जब वो री इंटर होते हैं तो वो किसके थ्रू री इंटर होते हैं, दे री इंटर थ्रू ATP सिंथेसिस। एक कम्प्लेक्स 5 पढ़ा था हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कौन सा, ATP सिंथेसिस। तो ATP सिंथेसिस के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, री इंटर होते हैं। ठीक है जी। जब ये री इंटर होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ATP सिंथेसिस को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है। जब ये रोटेट करते हैं तो उन रोटेशन की वजह से क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं उसके F1 कन्फिग्रेशन में। क्या आती हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस। कन्फर्मेशनल चेंजेस, जब कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है, ATP बनता है। तो इस दौरान 6 ATP के मालिक्यूल बनते हैं। कितने मालिक्यूल ATP के बनते हैं, 6 ATP के मालिक्यूल बनते हैं। कब, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के दौरान। तो ये सारा उसका एक क्या है, फ्लो शीट डायग्राम है जो मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ एक्सप्लेन कर दिए। ये जो हमारा पहला चैप्टर था वो यहाँ आज कंप्लीट हो गया है। अब हम अगला चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है हमारा मेटाबॉलिज्म्स के बारे में। ठीक है जी। हमने अगले एक चैप्टर है हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फिर एक और चैप्टर है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। हमने बारी बारी इनको पढ़ना है।
तो आज हम कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो मेटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले हमें डाइजेशन का भी पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्या होती है और किस तरह से डाइजेस्ट होके वो इंटर होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है। और उसके अलावा हमें मेटाबॉलिज्म की बेसिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज हेडिंग दे देनी है आपने, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं हमारे फूड में होते हैं उनकी डाइजेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लिख भी लेते हैं कि जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। वो पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, वो डाइसेकेराइड हो सकते हैं, वो मोनोसेकेराइड होते हैं। अब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन नहीं बता रहा, इसकी क्लासिफिकेशन नहीं बता रहा, ये हमने अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है, इन डिटेल पढ़ लिए, इनके स्ट्रक्चर्स भी हमने पढ़ लिए, सारा कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं अब आपको रिवाइज भी नहीं करवाऊंगा। तो अगर हम डाइजेशन देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन इस तरह से होती है कि ये 3 तरह के हो सकते हैं। ये मोनोसेकेराइड होते हैं, ये डाइसेकेराइड हो सकते हैं और ये पॉलीसेकेराइड होते हैं। जब हम फूड खाते हैं तो ये हमारे माउथ में इनकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन बेसिकली होती क्या है कि ब्रेक डाउन, यानी लार्जर मालिक्यूल का स्मॉलर मालिक्यूल में ब्रेक डाउन होना। ठीक है। जो हमारे माउथ में क्या होता है, अल्फा एमाइलेज होता है। क्या होता है, एक एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज भी उसको कहते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, ये जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ना, 1,4 अल्फा लिंकेज होता है जिनमें, कौन सा लिंकेज, 1,4 अल्फा लिंकेज होता है, पॉलीसेकेराइड होते हैं, उनको ये कन्वर्ट कर देता है डाइसेकेराइड में। किन में कन्वर्ट कर देता है, ये डाइसेकेराइड में। बस ये इतनी ही इसमें डाइजेशन होती है माउथ में। ठीक है। उसके अलावा ये डाइसेकेराइड को कुछ नहीं कहता। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे चला जाता है स्टमक में। कहाँ चला जाता है, स्टमक में। स्टमक में चूंकि HCl होता है और जो एमाइलेज होता है वो एक्ट करता है ऑन ऑप्टिमम pH 7 के राउंड अबाउट, लेकिन HCl की वजह से स्टमक की pH क्या होती है, कम होती है। जब pH कम होती है तो वो वाला एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज स्टमक में उसके ऊपर एक्ट नहीं करता। और बाद बुक्स में ये लिखा हुआ है कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं होती, लेकिन बाद बुक्स में ये लिखा हुआ है कि HCl क्या कर देता है, HCl डिग्रेडेशन कर देता है डाइसेकेराइड की। बाद बुक्स में ये लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स ये कहती हैं कि स्टमक में कोई भी डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की नहीं होती। उसके बाद जो हमारी फूड होती है वो पेंक्रियाटिक जूस उसके ऊपर एक्ट करता है। ठीक है। वो स्टमक से जब आउट हो जाती है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो एक्ट करता है। वो भी क्या करता है, वो 1,4 अल्फा लिंकेज होता है जो पॉलीसेकेराइड का, उसको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारी फूड जूजिनम में चली जाती है। ठीक है। वहाँ जाके फिर क्या होता है, जो पॉलीसेकेराइड बच गए हैं, जो डाइसेकेराइड बच गए हैं, उन सबको कन्वर्ट कर दिया जाता है मोनोसेकेराइड में। ठीक है। और उसके बाद फिर उसकी ब्लड में अब्जॉर्प्शन होती है। वो सारे मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम इनको लिख लेते हैं। पहले मैंने आपको एक थीम बता दी है कि ये इस तरह से होता है। ठीक है, डाइजेशन। तो पहले हमारी फूड में देख लेते हैं कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ने से पहले कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से जी, पहले लिख लें जी पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स, ठीक हो गया जी। उसके बाद कौन से होते हैं, ये डाइसेकेराइड्स। और उसके बाद कौन से होते हैं, ये मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होती है, जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये कौन कौन से होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो ये होते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ठीक है जी। ये क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं। किसकी भला, पॉलीसेकेराइड्स की। ठीक है जी। डाइसेकेराइड्स की अगर हम देखें तो सक्रोज, माल्टोज और उसके अलावा लैक्टोज। लैक्टोज ये क्या होते हैं, ये डाइसेकेराइड होते हैं। ठीक है जी। मोनोसेकेराइड कौन से होते हैं, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। कौन कौन से, फ्रुक्टोज या ग्लूकोज,
ये क्या हो गया, ये मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। पॉलीसेकेराइड कौन से हैं जी? स्टार्च या ग्लाइकोजन है। डाइसेकेराइड कौन से हैं? सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और मोनोसेकेराइड कौन से हैं? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। ठीक है जी। इसके बाद ये क्या होते हैं, इनके ऊपर एंजाइम्स कौन कौन से एक्ट करते हैं। ये तो हो गई कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखते हैं इनके ऊपर एंजाइम्स कौन कौन से एक्ट करते हैं और वो एंजाइम कैसे हम उनको याद कर सकते हैं। तो आपने दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक होते हैं एमाइलेज और दूसरे होते हैं डाइसेकेराइडेज। ये मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर लिखते हैं एंजाइम। दो तरह की क्लासें होती हैं एंजाइम की, एक होती है एमाइलेज और दूसरे होते हैं डाइसेकेराइडेज एंजाइम्स। एंजाइम्स की दो तरह की क्लासेस हैं। एक क्लास होती है एमाइलेज, ठीक हो गया। दूसरी है डाइसेकेराइडेजेस। ठीक है जी। एमाइलेज पहले भी आपको बता दिया है कि ये किस पे एक्ट करते हैं। तो जो एमाइलेज होते हैं ये पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट कर देते हैं डाइसेकेराइड में। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट पॉलीसेकेराइड टू डाइसेकेराइड। और एमाइलेज की दो टाइप्स होती हैं, दो तरह के एमाइलेज होते हैं। एक होता है सेलाइवरी और दूसरा होता है पैंक्रियाटिक। सेलाइवरी एमाइलेज होता है और पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है। और इनका पीएच का डिफरेंस होता है कि मतलब सेलाइवरी एमाइलेज एक अलग पीएच की रेंज पे एक्ट करता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एक अलग रेंज होती है पीएच की, उस पर जाके एक्ट करता है। और उसके बाद डाइसेकेराइडेजेस, नाम से ज़ाहिर है ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ये डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में। क्या करते हैं, ये डाइसेकेराइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये मोनोसेकेराइड में। अगर हम इसकी फर्दर क्लासेस देखें डाइसेकेराइडेजेस की, तो ये कौन सी इसकी क्लास है जी? पहला है सक्रेज, इसकी कुछ क्लासेस हैं उनको आप लिख लें। पहला है सक्रेज। सक्रेज नाम से ज़ाहिर है ये किस पे एक्ट करेगा, सक्रोज पे एक्ट करेगा और उसको ये मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आइसोमाल्टेज, आइसोमाल्टेज, ठीक है जी। उसके अलावा एक और एंजाइम माल्टेज, ये माल्टेज क्या करेगा, ये माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा मोनोसेकेराइड में। ठीक है जी। उसके बाद लैक्टेज, लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज के ऊपर एक्ट करेगा और उनको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी। और उसके बाद ट्री हेलेज भी एक एंजाइम होता है, ये भी डाइसेकेराइड को कन्वर्ट कर देता है मोनोसेकेराइड के। ठीक है जी। ये कुछ हमने पढ़ लिया है कि एंजाइम्स कौन कौन से यूज होते हैं डाइजेशन में। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम माउथ की देख लें कि माउथ में डाइजेशन किस तरह से होती है, तो वो एक चीज़ मैंने आपको समझा दी है थीम के कैसे कैसे प्रोसेस चलता है, लेकिन आप ना थोड़ा सा इसको लिख लें। ठीक है जी, कि माउथ में किस तरह से डाइजेशन होती है। पढ़ क्या रहे हैं कि कोई कार्बोहाइड्रेट हमने खाई है, वो कार्बोहाइड्रेट किस तरह से डाइजेस्ट होगी। तो जो पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन का, वो क्या है, माउथ का। तो हेडिंग दे देनी है आपने, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन माउथ, के माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन किस तरह से होती है। तो माउथ में एंजाइम आपको पहले बता दिया है कौन सा होता है, सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। एंजाइम कौन सा होता है, सेलाइवरी एमाइलेज। ठीक है जी। और ये करता क्या है, सेलाइवरी एमाइलेज, ये ऑप्टिमम पीएच इसकी होती है 6.8। ऑप्टिमम पीएच जिस पे ये काम करता है वो क्या होती है, 6.8 पे काम करता है। और इसकी एक्टिविटी के लिए क्लोरीन आयंस की जरूरत होती है। क्या होती है, क्लोराइड आयंस आर नेसेसरी फॉर इट्स एक्टिविटी, यानी इसकी एक्टिविटी के लिए क्लोराइड आयंस की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी चीज की वाटर की प्रेजेंस में, तो उसके लिए क्लोराइड आयंस की जरूरत होती है। और इसका काम क्या होता है, ये 1,4 ओलिगोसेकेराइड का जो लिंकेज होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। 1,4 लिंकेज ऑफ
ओलिगोसेक्राइड जो होता है उसको ये क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। अच्छा जी, और फॉर एग्जांपल हमारी फूड में क्या है, कोई स्टार्च या ग्लाइकोजन है, तो ये जो अल्फा एमाइलेज है ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा सक्रोज के अंदर, माल्टोज के अंदर या लैक्टोज में। ठीक है जी, मतलब क्या करता है, ये पॉलीसेक्राइड्स को माउथ के अंदर जो डाइजेशन होती है क्या होती है, पॉलीसेक्राइड्स को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, डाइसेक्राइड्स के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाइसेक्राइड्स में। अब हम देखते हैं कोई पॉलीसेक्राइड कौन सा है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ग्लाइकोजन है, कौन सा है, ग्लाइकोजन है कोई पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये इसको अब क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ये सक्रोज के अंदर, सक्रोज में या माल्टोज में। ठीक हो गया जी, ये सक्रोज और माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेक्राइड है, और इसके ऊपर एक्ट किसने किया है, अल्फा एमाइलेज ने। किसने एक्ट किया है, अल्फा एमाइलेज ने। और ये डाइजेशन किसमें हुई है, माउथ में। यानी हमने कोई पॉलीसेक्राइड खाया था हमारे माउथ के अंदर, हमने जब उसको चबाया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद फूड कहाँ जाएगी, हमारे स्टमक में जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन स्टमक, यानी स्टमक में किस तरह से डाइजेशन होती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अक्सर बुक्स लिखती हैं कि स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं होती, प्रोटीन की डाइजेशन होती है इन स्टमक। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जो सिलाइवरी एमाइलेज है वो ऑप्टिमम पीएच है उसकी 6.8, जबकि जो हमारा स्टमक है उसकी पीएच नियर अबाउट 3 होती है। क्यों, क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है और उसके अंदर होता है HCl चूंकि एसिड है इस वजह से उसकी पीएच कम हो जाती है। और जब पीएच कम हो जाएगी तो जो सिलाइवरी एमाइलेज है वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, इसलिए स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की नो डाइजेशन नहीं होती। लेकिन कुछ बुक्स में कुछ राइटर्स लिखते हैं कि इसमें क्या हो जाता है कि बाद का जो HCl होता है ना, वो HCl एक्ट कर देता है डाइसेक्राइड्स के ऊपर। HCl क्या करता है, डाइसेक्राइड्स के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है जी, और क्या करता है, और उसकी ये हाइड्रोलिसिस कर देता है। क्या कर देता है, ये उसकी हाइड्रोलिसिस कर देता है और उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, ये हाइड्रोलिसिस करके उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और डाइसेक्राइड कौन सा, सक्रोज। कौन सा डाइसेक्राइड, सक्रोज के ऊपर कौन सी, HCl जो स्टमक में होता है वो एक्ट करता है और उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये बाद राइटर लिखते हैं कि डाइजेशन स्टमक में इस तरह से होती है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में लिखा हुआ है कि नो डाइजेशन, यानी डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की स्टमक में नहीं होती। ठीक है जी, ये तो होगी स्टमक की बात। उसके बाद स्टमक के बाद फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट का वो कहाँ से स्टार्ट होगा और कितने प्रोसेस हैं जो मेटाबॉलिज्म उनसे हो सकता है। ठीक है, हम उनको बारी बारी एक एक को फिर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर बस यही तक है। थैंक यू सो मच।